टॉपिक है ये है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। लास्ट डे हमने डिस्कस किया था स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, जिसमें कि लेजिस्लेचर में हमारे पास दो हाउसेस आते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, साथ में गवर्नर और सीएम। तो आज का जो टॉपिक रहता है ये है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है ये कहाँ पे स्थित है? न्यू दिल्ली। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आता है, कौन से आर्टिकल्स में आता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एससी है, सुप्रीम कोर्ट है, ये इसका जो गठन हुआ है, जो इसका निर्माण हुआ है, ये भारत शासन अधिनियम 1935 में हुआ है। और ये जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आता है। पार्ट 5 में जितनी भी यूनियन रिलेटेड चीज़ें हैं, यूनियन गवर्नमेंट, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ये पार्ट 5 में आएगा। और स्टेट से रिलेटेड और हाई कोर्ट जो है ये हमारा ये पार्ट 6 में आता है। तो आर्टिकल जो है वो इसमें रहेंगे 124 से 147। तो अगर हम मेन आर्टिकल की बात करते हैं तो सबसे पहले 124 में आती है इसकी स्थापना या गठन, और इसका गठन जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंडर हुआ है, आर्टिकल 124। उसके बाद अगर हम बात करें कि टोटल जजेस कितने होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 34 जजेस होते हैं, जिसमें कि एक हमारे पास सीजेआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इसके अलावा 33 जो है वो अदर जजेस रहते हैं। तो ये यहाँ पे फिक्स है जजेस की जो संख्या है ये 34 होगी, जिसमें कि 33 अदर जजेस हैं और एक जो है वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, जिसको हम सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ये रहेंगे। और अगर इन जजेस को संख्या को कम या ज़्यादा करना है तो ये राइट किसके पास होता है? पार्लियामेंट के पास, और पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना करके इनको कम या ज़्यादा कर सकती है। तो ये चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहती है। कुल जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में कितने रहेंगे और इनकी संख्या को कम ज़्यादा कौन कर सकता है। उसके बाद आता है कि जो जजेस होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है। तो उनकी अपॉइंटमेंट जो है ये प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। सीजेआई जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और अदर जजेस जो रहते हैं, सीनियर जज हैं, सीजेआई के बाद जो है वो सीनियर जज आते हैं, वरिष्ठतम जो न्यायाधीश हैं, ये जो हैं ये भी राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। उसके बाद आता है कि इसमें हमारे पास ये भी ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट सीजेआई थे इंडिया के वो कौन थे। ये वैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने फर्स्ट इन इंडिया लेक्चर में। तो इसमें जो है वो फर्स्ट चीफ जस्टिस जो थे इंडिया के, ये थे हीरालाल जे कानिया, और ये मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है एग्जाम में। अगर हम फीमेल की बात करते हैं, पहली महिला, तो ये थी फातिमा बीबी। और इंदु मल्होत्रा जो है वो ऐसी पहली महिला थी जो कि वकील से, अधिवक्ता से जो है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे आर्टिकल्स आते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से रिलेटेड।
तो इनको हम देखते हैं अभी, जब हम इनकी पावर्स को पढ़ेंगे उस टाइम इनको यहाँ से रिलेट करते जाएंगे। उसके बाद जो है ये योग्यताएं आती हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो इसमें जो है एक तो आता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, तो इसमें हमारे पास आता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए कि एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा क्या है कि कम से कम 5 साल तक उसने हाई कोर्ट में एक जज के रूप में काम किया हो, या फिर 10 ईयर तक वो हाई कोर्ट में लॉयर रहा हो, और यह राष्ट्रपति की नज़र में जो है वो अच्छा एक कानून का ज्ञाता हो। तो ये योग्यताएं जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए जरूरी होती हैं। उसके बाद इनको ओथ कौन दिलाता है, अपॉइंटमेंट जो है ये भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, और जो शपथ रहेगी, ओथ रहेगी, ये भी राष्ट्रपति इनको दिलाते हैं, और ये अपना रिजाइन जो है वो किसको देते हैं, ये भी राष्ट्रपति को देते हैं। और इसमें जो अगर हम कार्यकाल की बात करते हैं, टेन्योर की बात करते हैं, तो यहाँ पे 65 ईयर और 6 ईयर जो भी पहले हो जाएगा इसमें इनकी रिटायरमेंट हो जाएगी, या तो उनका जो वर्किंग टाइम है उसको कंप्लीट 6 ईयर हो गए हैं, या फिर वो 65 ईयर्स के हो गए हैं, तो उनको रिटायर्ड होना पड़ेगा। उसके बाद है कि अगर मान लो CJI एब्सेंट हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उनके काम जो है वो कौन करेंगे, तो एक कार्यवाहक जज जो है वो ये इनके काम करेंगे, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। और इनको अगर मान लो इनके पोस्ट से हटाना है, अपदस्था पोस्ट से अगर इनको हटाना है, रिमूव करना है, तो इस काम को कौन कर सकता है, ये संसद की रिकमेंडेशन पे राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाते हैं। कब हटाए जाते हैं, अगर इन्होंने संविधान के नियमों के विरुद्ध कोई काम किया है, तो इसमें दोनों सदनों, अपर हाउस एंड लोअर हाउस जो है, इनके द्वारा एक विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव से जो है वो इनको हटाया जा सकता है, जिसमें कि वोटिंग भी होती है, मतदान होता है। ये जो है वो बहुत थोड़ा सा डिटेल में है, जो इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इनके जो सैलरीज पेंशन वगैरह हैं वो कहाँ से रहते हैं, ये संसद पार्लियामेंट जो है इंडिया की, ये इनको निर्धारित करती है, और लगभग जो है वो इतनी इनकी 2 लाख पर मंथ इनकी सैलरी रहती है। जो मुख्य न्यायाधीश हैं 2.8 है, ये 2.8, और अदर जो हैं वो 2.5। और ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की जो संचित निधि है वहाँ से इनको पे किया जाता है। फिर ये आता है इनका शक्तियाँ, क्या क्या पावर्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। तो इम्पॉर्टेंट है ये भी, इनका आर्टिकल भी। तो सबसे पहले इनके पास अपीलीय शक्ति आती है, जो कि आर्टिकल 132 में, 132 में, अनुच्छेद 132 क्या बोलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास क्या राइट है, क्या पावर है, अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसका मतलब होता है कि जो भी संविधान से या कानून से जुड़े मामले हैं उनके ऊपर अगर अपील की जाती है तो वो सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। उसके बाद परामर्शदात्री, परामर्शदात्री मीन्स कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो पब्लिक मैटर से जुड़े कोई भी जो है वो सब्जेक्ट है उससे, उसके लिए यहाँ से सलाह ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट से वो एडवाइस ले सकता है। ये आता है आर्टिकल 143 में। हालांकि वो उस चीज़ को मानने के लिए बाध्य नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो उसको मानेगा ही, वो उसकी अपनी इच्छा पे है, माने या ना माने, लेकिन वो सलाह ले सकता है। तो एक परामर्शदात्री जो है ये भी इसका एक क्षेत्राधिकार आता है। उसके बाद है अंतःकरण, अंतरण अधिकार। अंतरण अधिकार में क्या आता है कि जो हाई कोर्ट के मामले होते हैं, हाई कोर्ट जो कुछ मामले होते हैं हाई कोर्ट में,
वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो ट्रांसफर किए जा सकते हैं। हाई कोर्ट जो है वो कुछ मैटर जो है वो ट्रांसफर कर सकता है अपने सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद मूल है, तो मूल में क्या आता है कि अगर मान लो टू स्टेट्स, मोर देन टू स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है किसी बात को लेकर के, जैसे कि हम देखते हैं कि नदियों का पानी है, तो नदियों के पानी को लेकर भी दो तीन स्टेट जो हैं वो उनमें डिस्प्यूट हो जाता है। जैसे कि कावेरी जल विवाद था, महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच में जो है ये डिस्प्यूट चले हैं, तो इनको जो है कौन सॉल्व करता है? सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू की पावर भी होती है इसके पास, कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो हाई कोर्ट्स के डिसीजन रहते हैं उनको वो रिव्यू करता है। तो ये पावर्स रहती हैं। तो इसमें हमारे पास जो है ये आर्टिकल्स रहते हैं। यहाँ से शॉर्ट में आप आर्टिकल देख सकते हो कि इसमें 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन आता है, 25 में वेतन वगैरह आते हैं जो भी जजेस रहते हैं उनका, और 129 में अभिलेख न्यायालय जो भी अंडर इनके कोर्ट्स होंगे, और 130 में सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहाँ पे है? दिल्ली में, तो स्थान आता है इसका। 131 में मूल अधिकार है, क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार में हमारे पास 132 में अपीलीय है, जिसमें सिविल और क्रिमिनल दोनों आएंगे। 137 में जुडिशियल रिव्यू। इस तरह से 139 में रिट भी तो ये क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है ना। जैसे मान लो किसी भी व्यक्ति के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, कोई उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, तो वो व्यक्ति अपने उन राइट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट भी जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। तो उनके लिए जो है वो रिट्स जारी की जाती हैं, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और 141 में क्या है? आर्टिकल 141 में है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजन होते हैं वो सभी कोर्ट के ऊपर बाध्यकारी होते हैं। मतलब वो सभी कोर्ट्स, जितने भी इंडिया में बाकी कोर्ट्स हैं, उनको वो मानने पड़ते हैं। और परामर्शदात्री जो शक्ति है इसकी, ये आती है 143 में। तो ये है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के बारे में। उसके बाद जो है हाई कोर्ट के बारे में हम करते हैं। तो हाई कोर्ट जो है वो क्या है? हाई कोर्ट एक राज्य का कोर्ट होता है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरे भारत का कोर्ट है। तो यही डिफरेंस रहता है इनमें, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आता है? हाई कोर्ट आता है पार्ट 6 में। जितने भी स्टेट से रिलेटेड मैटर हैं ये पार्ट 6 में आ रहे हैं। तो ये पार्ट्स और आर्टिकल ये आपने जरूर याद रखने हैं। हाई कोर्ट जो है वो स्टेट से रिलेटेड है ना, तो इसीलिए ये पार्ट 6 में आएगा। और इसमें आर्टिकल भी हमारे पास 214 और 231 मेनली जो है वो आपसे डायरेक्ट जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये 214 से ही पूछा जाता है कि भारत में उच्च न्यायालयों का जो गठन है, स्थापना है, वो किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो ये है 214। उसके बाद अगर हम बात करें तो मॉडर्न टाइम में अभी हमारे पास टोटल हाई कोर्ट कितने हैं? 25। जरूरी नहीं है कि हर स्टेट का अपना ही हाई कोर्ट होगा। एक हाई कोर्ट जो है वो 2 और मोर देन 2 स्टेट्स का या यूनियन टेरिटरीज का हो सकता है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हाई कोर्ट के जो हैं इनमें अदर स्टेट भी आते हैं। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 7 हाई कोर्ट ऐसे हैं इंडिया में जिनका जो कार्य क्षेत्र है ये एक से अधिक, मतलब एक से अधिक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र पर एक ही हाई कोर्ट है। कितने ऐसे हाई कोर्ट हैं? 7। जैसे यूनियन टेरिटरी दिल्ली जो है, जम्मू कश्मीर जो है, इनका अपना हाई कोर्ट है। फिर उसके बाद जजेस के बारे में बताया गया है कि
जजेस की जो इसमें योग्यता रहती है जज बनने के लिए, हाई कोर्ट का जज बनने के लिए, तो ये कितनी रहेगी, क्या क्या योग्यता रहेगी। एक तो वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 10 वर्ष उसने जो है वो एक लॉयर का काम किया हो किसी हाई कोर्ट में, एक लॉयर हो वो, अधिवक्ता, और 10 साल से ज़्यादा अगर उसने किसी सिविल सेवक व 3 साल तक किसी जिला अदालत में काम किया हो, तो वो HC हाई कोर्ट का जज बन सकता है। फिर उसके बाद आती है इनकी अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट्स जो है ये प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती है। हाई कोर्ट के जो जजेस रहते हैं इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, लेकिन ये किसकी सलाह पे करते हैं, CJI, भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, और जो जिस राज्य का हाई कोर्ट है और उसका जज है उसको अपॉइंट करना है, तो उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लिया जाता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, तब उनकी अपॉइंटमेंट की जाती है। इसके बाद इनका टेन्योर आता है। तो टेन्योर जो है ये 62 ईयर्स या फिर 6 ईयर, सेम वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का है, लेकिन उनकी रिटायरमेंट एज 35 ईयर है, और 65 है, और यहाँ पे 62 है। उसके बाद अगर जजेस ने अपना रिजाइन देना है तो किसको देंगे, प्रेसिडेंट को। और शपथ कौन दिलाता है इनको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट के जो जजेस हैं इनको शपथ दिलाई जाती है गवर्नर के द्वारा, और इनको अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि जिसने अपॉइंट किया है वही इनको ओथ दिलाएगा। तो नियुक्ति जो है ये भारत के राष्ट्रपति देते हैं इनको, और ओथ दिलाते हैं गवर्नर, जिस स्टेट के वो जजेस बन रहे हैं हाई कोर्ट के। उसके बाद जो संख्या रहती है इनकी हाई कोर्ट के जजेस की, ये निश्चित नहीं है वैसे, अनिश्चित है। हर राज्य का जो हाई कोर्ट है उसमें अब संख्या अनिश्चित है। तो इसमें भी एक मुख्य न्यायाधीश रहेगा हाई कोर्ट में, और अदर्स रहेंगे। तो इनकी जो संख्या है इनको किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। जबकि सुप्रीम कोर्ट में हमने ये पढ़ा कि उनकी जो जजेस की जो संख्या है ये किसके द्वारा डिटरमाइन की जाएगी, संसद के द्वारा, और हाई कोर्ट की सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा। जैसे अगर हम हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल में जो है वो टोटल जो जजेस की संख्या हो सकती है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में, ये 13 है, विद चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश के साथ। लेकिन अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करते हैं कि अभी वर्तमान में ये संख्या कितनी है, तो करंटली जो है ये 10 है। और इनको जो है इनकी पोस्ट से अगर हटाना हो, जैसे कि अगर मान लो ये संविधान के नियमों के विरुद्ध काम करते हैं, तो इनको भी अपदस्थ किया जा सकता है, इनके ऊपर भी इम्पीचमेंट लगाई जा सकती है। और उसके लिए जो है वो सेम प्रोसीजर वही रहेगा जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए है। संसद के द्वारा, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद आते हैं इनके वेतन और भत्ते। तो चीफ जस्टिस जो है इनकी सैलरी रहती है 2.5 पर मंथ, और अदर्स जो जजेस रहेंगे इनकी 2.25। और यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, क्या, कि जो इनके जो वेतन है, जो सैलरी है, वो दी जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, राज्य की संचित निधि से। और जो पेंशन्स हैं ये दी जाती है भारत की संचित निधि से।
पेंशन्स दी जाएंगी भारत की संचित निधि से और वेतन दिया जाएगा राज्य की संचित निधि से। फिर अगर मान लो जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है, वो अब्सेंट है, तो उसकी जगह पे राष्ट्रपति के द्वारा ही यहाँ पे कार्यवाहक न्यायाधीश जो है वो अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद आती हैं इनकी पावर्स। तो हाई कोर्ट की क्या क्या पावर्स रहती हैं, इसमें सबसे पहले मूल या आरंभिक शक्तियाँ ये क्या रहेंगी, इसमें है कि मूल अधिकार लागू करना, जो मौलिक अधिकार है इंडियन सिटीजन्स को मिले हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, तो इनको ये लागू करता है। मान लो कोई किसी का जो फंडामेंटल राइट है उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसके लिए क्या करेगा, हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकता है। और जो इसके अधीनस्थ जो न्यायालय होंगे जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, तो यहाँ पे ये कुछ मैटर्स जो हैं वो ट्रांसफर कर सकता है। राज्य विधानमंडल सदस्यों के चुनाव, जैसे विधानसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसका उनका जो है वो सोल्यूशन कौन करता है, हाई कोर्ट। रिट जो है ये भी जारी करता है, जो कि मूल ढांचे का एक हिस्सा है। और अपीलीय क्षेत्राधिकार आते हैं इसमें। अपीलीय में क्या आएंगे कि दीवानी और फौजदारी, सिविल और क्रिमिनल दोनों आते हैं इसमें। तो कई बार जो है वो सिविल और क्रिमिनल के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन सा जो है वो सिविल है और कौन सा फौजदारी है, क्रिमिनल है। तो सिविल में हमारे पास वो मैटर आते हैं जैसे कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड, मैरिज, डाइवोर्स, इससे रिलेटेड। इसमें जो है वो किसी भी व्यक्ति को जेल वगैरह की सजा नहीं होती है, सिर्फ उसको जो है वो कुछ जुर्माना वगैरह होता है, पे करना पड़ता है। और क्रिमिनल केसेस कैसे होते हैं, जिसमें कि चोरी, हत्या, डकैती, इस तरह के मैटर होते हैं जिसमें कि व्यक्ति को सजा होती है, तो जेल भी हो सकती है और उसमें जुर्माना भी हो सकता है। और अगर मान लो इसके अधीनस्थ जो कोर्ट हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, तो वहाँ पे किसी क्रिमिनल को जो है वो किसी अपराधी को मौत की सजा दे दी गई है, फांसी की सजा सुनाई दी गई हो, तो उसको रिव्यू करेगा हाई कोर्ट। चाहे हाई कोर्ट में अपील की हो या ना की हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन वो उस चीज को, मौत की सजा को ये क्या करता है, रिव्यू करता है। उसके बाद हाई कोर्ट की यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं वो किस क्षेत्र में आते हैं, किस उसमें आते हैं। तो जैसे अंडमान निकोबार, जो अंडमान निकोबार का जो हाई कोर्ट है वो कलकत्ता में है, पश्चिम बंगाल का भी यही है और अंडमान निकोबार का भी यही है। तो एक ही हाई कोर्ट के अंडर जो है वो दोनों का कार्य क्षेत्र आ रहा है, अंडमान निकोबार भी और कल वेस्ट बंगाल भी। उसके बाद दादरा नगर हवेली और दमन दीव हैं, तो ये जो है वो महाराष्ट्र हाई कोर्ट के अंडर आते हैं, महाराष्ट्र राज्य का भी। और जो हमारे संघ शासित क्षेत्र हैं कौन, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, इनका एक ही हाई कोर्ट होगा। लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश जो है इसका केरल में आता है, कोची। और अगर हम पुदुचेरी की बात करें तो पुदुचेरी का आता है मद्रास में, तमिलनाडु में। उसी तरह से दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है, दिल्ली जो हमारा संघ शासित प्रदेश है, और जम्मू कश्मीर का जो है ये लद्दाख में है। उसके बाद ये हमारे पास अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। सो हाई कोर्ट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, यहाँ पे जो है वो इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट ये आर्टिकल्स हैं, जिसमें 214 में स्थापना आती है, 200
15 में इसका अभिलेख न्यायालय आता है और इसका स्ट्रक्चर 16 में आता है। 217 में न्यायाधीशों की नियुक्ति और योग्यता। इस तरह से यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट जो है वो आर्टिकल्स दिए हैं जो आप यहाँ से स्टडी कर सकते हो, देख सकते हो। उसके बाद हमारे पास अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। अधीनस्थ न्यायालय मतलब कि जो हाई कोर्ट के अंडर हैं, तो ये भी कहाँ पे आएंगे, भाग 6 में अधीनस्थ न्यायालय और आर्टिकल 233 से 237, 233 से 237। इसमें हमारे पास डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट आते हैं, जिसमें कि सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के जो है वो अपराधों का सॉल्यूशन किया जाता है। तो ये जो जजेस बनते हैं डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट के, इनके लिए क्या क्या हमारे पास यहाँ पे एबिलिटीज रहती हैं, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए कि कम से कम 7 साल वो किसी कोर्ट में वकील रहा हो, जो भी जज होगा, जज बनेगा 7 साल। और उसके बाद जो है इन जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है, राज्यपाल। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि जो अधीनस्थ न्यायालय है, या इसके लिए हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट भी बोल सकते हैं, इनके जो जजेस हैं इनको कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर। किसके रिकमेंडेशन पे, किसकी एडवाइस पे, हाई कोर्ट की एडवाइस पे। उसके बाद हमारे पास कुछ और आते हैं ये, जैसे कि लोक अदालत है। तो ये जो लोक अदालत है इसको जनता की अदालत भी बोला गया है। और ये कब एस्टैब्लिश हुई थी, 6 अक्टूबर 1905 में दिल्ली में सबसे पहले। उसके बाद ग्राम न्यायालय है, जो कि गांव जो रूरल लेवल है वहीं पे ही समस्याओं का जो है समाधान कर लेते हैं, डिस्प्यूट को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये ग्राम न्यायालय है। और इनका जो गठन है ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। किसके परामर्श से, जो उस स्टेट का हाई कोर्ट होगा उसकी एडवाइस पे। उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट आते हैं हमारे पास। फास्ट ट्रैक का मतलब कि जो आपराधिक मामले हैं उनको जल्दी से उनका निपटारा करना। कई बार क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में बहुत ऐसे मामले होते हैं, सेशन कोर्ट में, जो काफ़ी टाइम से पड़े हुए हैं, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनको फास्टली जो है वो सॉल्व किया जाता है। और ये कब एस्टैब्लिश हुआ था, 2000 में। उसके बाद मोबाइल अदालत आता है। मोबाइल अदालत का मतलब है कि यहाँ पे जो ई वैन्स वगैरह होती हैं, ये क्या करती हैं, स्वयं जो है वो अपने आप चलकर जनता तक आती हैं। ये पहियों द्वारा न्याय भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इनकी एक गाड़ी होती है जो कि घर द्वार तक आती है, मतलब लोगों को न्याय दिलाने के लिए। और सबसे पहले ये एस्टैब्लिश हुई थी हरियाणा में, हरियाणा के मेवात जिले में 2007 में। APJ अब्दुल कलाम को इनके एस्टैब्लिशमेंट का जो है वो क्रेडिट दिया जाता है। उसके बाद कुछ स्पेशल पर्पस कोर्ट होते हैं। स्पेशल पर्पस कोर्ट में हमारे पास सबसे पहले कंज्यूमर कोर्ट आता है, उपभोक्ता अदालत, जिसमें कि कंज्यूमर मैटर्स होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है। और इसको जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986, इसके अंडर जो है वो इसको एस्टैब्लिश किया गया था। उसके बाद हरित अधिकरण, इसमें जो है वो हमारे एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये 2010 में एस्टैब्लिश किया गया था। बाल व किशोर न्यायालय, बाल व किशोर न्यायालय जो है ये 1920 में बॉम्बे में सबसे पहले एस्टैब्लिश किया गया था। (1920) कहाँ पे, बॉम्बे में। उसके बाद जो है वो आर्मी से रिलेटेड कोर्ट हैं, तो इसमें सेना से रिलेटेड जो मैटर रहेंगे उनको सॉल्व किया जाता है, जैसे कोर्ट मार्शल जो भी होता है इससे रिलेटेड।
ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? 8 अगस्त 2009। उसके बाद यहाँ पे आपके पास पूरी लिस्ट दी गई है, 25 कोर्ट जो हैं वो इंडिया के हाई कोर्ट, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, बट ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ इम्पोर्टेंट आती है कि सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो किस हाई कोर्ट के अंडर आता है, तो ये आता है गुवाहाटी। गुवाहाटी जो है वो असम स्टेट में है, तो गुवाहाटी के अंडर जो है वो 4 राज्य आते हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है कौन कौन से? असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा मैंने आपको 7 हाई कोर्ट ऐसे बताए जो कि जिनके अंडर जो है वो 2 और मोर देन 2 स्टेट्स आते हैं। जैसे कि कलकत्ता में हमारे पास ये आएंगे, बम्बई में ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो यहाँ पे जो है वो यही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंडर जो है वो मैक्सिमम जो है वो कार्यक्षेत्र आता है। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, जिसमें कि हमने कोर्ट्स के बारे में डिस्कस किया इंडिया में जो भी हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, कुछ स्पेशल पर्पस कोर्ट हैं। तो इनके बारे में आज आज की क्लास में हमने डिस्कस किया। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो है वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।